हमने कक्षा 9वीं का गद्य खंड में हमने पाठ 4 किया था। पाठ 4 था हमारा सांवले सपनों की याद। ठीक है, हम उसका सार कर चुके हैं। आज हम करेंगे उसका प्रश्न अभ्यास, सांवले सपनों की याद। प्रश्न अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। अब यहाँ पे सालिम अली के बारे में अगर हम बात करें तो हम पढ़ चुके हैं कि सालिम अली क्या थे, एक वर्ड वॉचर थे। वर्ड वॉचर जो कि पक्षियों की छोटी से छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी रखते थे, उनके बारे में एकत्रित करते थे सारी जानकारियां। सालिम अली एक बार बचपन में सालिम अली एयरगन से खेला, जो बचपन में वो एयरगन से खेला करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि बचपन में सालिम अली एयरगन से उनकी एयरगन से एक जो गोरैया थी जो कि उनकी छत पर बैठे रहती थी, वो उनकी गोरैया घायल होकर गिर गई। वो ऐसे खेलते थे एयरगन से, एयरगन चलाते थे साथ साथ में, है ना। तो वो खेलते खेलते क्या हुआ कि उनकी एयरगन से एक गोरैया जो थी, एक चिड़िया जो थी, वो घायल होके गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। ये एक ऐसी घटना हुई कि उस एक घटना से सालिम अली के जीवन की दिशा बदल गई। कैसे बदल गई? जैसे ही वो चिड़िया, वो गोरैया घायल होके नीचे गिरी, वो उसको देखकर एकदम से, जैसे ही सालिम अली ने उसको देखा, वो उसकी दयनीय स्थिति देखकर डर गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गोरैया की देखभाल की, सुरक्षा और उसके जो भी उसकी जानकारी थी उसकी खोजबीन में वो जुट गए। उसके बाद उनकी जो रुचि थी वो पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। अब उनकी जो जीवन की रुचि थी, ठीक है, एक घायल गोरैया ने, एक घायल पक्षी ने उनके जीवन की रुचि, उनके जीवन की जो पूरी दिशा थी उसको बदल दिया। उनकी फिर उसके बाद क्या हुआ? वो संसार, उस पक्षी संसार की ओर घूम गए, मुड़ गए और वे पक्षी प्रेमी बन गए। गेटिंग? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा? ऐसे कौन से खतरे उनको लग रहे थे जो हो सकते हैं, तो जिससे उनकी आंखें भी नम हो गई? जब उन्होंने वो सारी वार्तालाप उनसे किया, उनसे बातचीत किया, तो क्या लगा उनको यह सब बातें सुनकर उनकी भी आंखें नम हो गई। तो सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री जो थे चौधरी चरण जी, उनसे उन्होंने बातचीत की। उनको उन्होंने बताया कि रेगिस्तान हवा के गर्म झोंकों और उसके दुष्प्रभाव, कि जो रेगिस्तान है उसके जो गर्म झोंके हैं, तो और रेगिस्तान की जो गर्म हवा है, ठीक है, उसके जो दुष्प्रभाव हैं, उसके जो भी दुष्प्रभाव थे उनका उन्होंने उल्लेख किया। और यदि उन्होंने कहा, यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को नहीं बचाया गया तो उसके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देख उनकी आंखें नम हो गई। अब उन्होंने तो सालिम अली ने भाई सीधा सीधा उनको बताया, उनसे बात की कि अगर हमने इसके लिए कोई कार्य नहीं किया, हमने इसके बारे में नहीं सोचा, तो क्या होगा? उसके जो रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंके हैं और उसके जो दुष्प्रभाव हैं, वो हमारी साइलेंट वैली, जो केरल की साइलेंट वैली है, उसको भी खतरे में डाल देगी और वो नष्ट हो जाएगी। ऐसा जब चौधरी चरण सिंह जी थे, उन्होंने जब वो सुना तो उनकी आंखें क्या हो गई? उनकी आंखें भी नम हो गई। हमारा तीसरा प्रश्न है, लॉरेंस की जो पत्नी थी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया? लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानते हैं। जब लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा से बातचीत की गई तो उसने कहा कि मुझसे ज्यादा कौन जानता है? जो कि उनकी छत पर बैठने वाली गोरैया थी, वो उससे ज्यादा
जानती थी। ऐसा फ्रीडा ने क्यों कहा? ऐसा फ्रीडा ने इसलिए कहा था, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गोरैया से बहुत प्रेम था। जो लॉरेंस थे उनको गोरैया से क्या था? बहुत प्यार था। वे अपना काफी समय गोरैया के साथ बिताते थे, बहुत ज्यादा समय जो था वो गोरैया के साथ अपना बिताते थे। और गोरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसे व्यवहार करती थी। गोरैया भी उनके साथ बिल्कुल अंतरंग मीन्स कि वो अंदर तक घुली मिली हुई है उनसे, उस तरह का वो व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहे। अब यही जो उनका प्रेम था लॉरेंस का अपनी गोरैया के साथ, जो कि उनकी छत पर बैठती थी गोरैया, इसीलिए उस प्रेम को उद्घाटित करने के लिए फ्रीडा ने ऐसा वाक्य कहा था। गेटिंग बेटा? सो हमारा अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी, नैसर्गिक होता है स्वाभाविक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप, ठीक है। अब इसमें लॉरेंस बनावट से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन जीते थे। जो लॉरेंस थे ना, वो बनावटपन में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो स्वाभाविक प्राकृतिक जीवन जीते थे। वे प्रकृति से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। वो कैसे व्यक्ति थे? ठीक है, वो प्रकृति से बहुत प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। वो प्रकृति के लिए जीते थे और हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए परेशान रहते थे, चिंतित रहते थे। ठीक है, सो इसी तरह सलीम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए बहुत से प्रयास किए। इसी प्रकार से क्या हुआ कि जो सलीम अली थे वो उन्होंने क्या किया, प्रकृति की सुरक्षा और देखभाल का उन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही प्रयास किया और करते हुए सीधा और सरल जीवन उन्होंने भी जिया। क्लियर? हमारा सेकेंड पार्ट है, कोई अपनी जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अब यहां पे हमें बताया गया है कि मृत्यु एक ऐसा सत्य है। अगर हम बात करें यहाँ पे मृत्यु की, तो मृत्यु जो है वो एक ऐसा सत्य है, एक ऐसा सच है जिसके प्रभाव स्वरूप से मनुष्य सांसारिकता से दूर रहकर चिर मतलब हमेशा की निद्रा और विश्राम प्राप्त कर लेता है। अब मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? मृत्यु एक सच है, एक सत्य है, क्योंकि मरना तो निश्चित है। ठीक है, एक दिन तो ऐसा आएगा कि हमारे प्राण चले जाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि मृत्यु क्या है? मृत्यु एक सत्य है जिसके प्रभाव स्वरूप से मनुष्य जो है वो सांसारिकता से दूर होके, मतलब संसार से दूर होके बहुत लंबी नींद और विश्राम प्राप्त कर लेता, बहुत गहरी लंबी नींद और हमेशा विश्राम, हमेशा के लिए विश्राम प्राप्त, सेट प्रॉपर्ली सो भैया, हमेशा और विश्राम प्राप्त कर लेता है। उसका हंसना, गाना, चलना फिरना सब बंद हो जाता है। उसके जो भी वो दैनिक कार्य रहते हैं, हंसना, चलना फिरना, गाना, खाना पीना, वो सब बंद हो जाते हैं। मौत की गोद में विश्राम कर रहे सलीम अली की भी यही स्थिति थी। अब मौत की गोद में सोने वाले, ठीक है, मौत की गोद में सो रहे जो सलीम अली है, बिल्कुल उनकी स्थिति भी वैसी थी। अब उन्हें किसी तरह से पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। इतना तो आप सभी जानते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या हम उसको पहले जैसा कर सकते हैं? बिल्कुल, हम उसको पहले जैसा नहीं कर सकते। हम उसको पहले जैसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक गहरी मौत की नींद में विश्राम कर रहा है, गहरी नींद में चला गया है। अब उसे पहले की अवस्था में लाया जाना बिल्कुल संभव नहीं है।
क्लियर? सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सालेम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। सालेम अली प्रकृति की दुनिया में, मतलब जो प्रकृति की दुनिया है उसमें वो एक टापू बनने की बजाय वो अथाह सागर, ठीक है, एक सागर बनकर उभरे थे। किस तरह से? टापू समुद्र में उभरा हुआ छोटा भूभाग होता है, मतलब कि समुद्र के पास उभरा हुआ छोटा सा एक भूमि का एक भाग होता है, जबकि सागर अत्यंत विशाल विस्तृत होता है, जबकि सागर जो होता है वो अत्यंत विशाल, बहुत बड़ा और विस्तृत होता है। सालेम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। अब सालेम अली कैसे थे? वो अगर प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती थी तो वो संतुष्ट नहीं होते थे, वो उस जानकारी को और बढ़ाना चाहते थे, वो उनके बारे में और सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी जानकारी भी प्राप्त करते थे, उसको अपने पास रखते थे। वो हमेशा अपने गले में एक दूरबीन लटकाए रखते थे, ठीक है, जिससे वो क्या करते थे, वो पक्षियों के बारे में जानना चाहते थे और से और। उनका जो स्वभाव था वो भी वैसा ही था, भ्रमणशील थे, घुमक्कड़ किस्म के व्यक्ति थे, वो हमेशा घूमते रहते थे। वो क्यों घूमते रहते थे? ताकि वो प्रकृति के बारे में और पक्षियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां वो हासिल करे। तो सालेम अली प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे, वे इनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर सा बन जाना चाहते थे। वो पक्षियों के बारे में और प्रकृति के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करके अथाह सागर बन जाना चाहते थे। हमारा अगला प्रश्न है, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पाठ से निकले हुए प्रश्न हैं। जो हमने पाठ की रीडिंग किया था, पाठ का सार पढ़ा था, पाठ को हमने पढ़ा था, अगर हम पाठ को पढ़ ले रहे हैं, अगर हमें वो समझ आ जा रहा है, फिर हमें उसे क्राम करने की जरूरत नहीं है। सो ये जो क्वेश्चंस है वहीं से निकाल कर लाई हूं मैं, कि सांवले सपनों का हुजूम कहाँ जा रहा है, उसे रोकना संभव क्यों नहीं है। तो सांवले सपनों का हुजूम मौत की खामोशवादी की ओर जा रहा है। मीन्स मौत की खामोशवादी, मतलब खामोश जो बोल नहीं सकते, उस ओर जा रहा है। इसे रोकना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इस वादी में जाने वाले वे होते हैं जो मौत में चिर विश्राम कर रहे होते हैं, ये अपना जीवन जी चुके होते हैं। इसे रोक पाना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इस खामोशवादी की ओर वो अग्रसर हो रहे होते हैं जो कि मौत की नींद में सो रहे होते हैं। अब जैसा हमने पाठ पढ़ा था, वहां पे था कि सलीम अली एक हुजूम में आगे जा रहे हैं, सबसे आगे वो हैं और आगे अग्रसर कर रहे हैं, मीन्स कि आगे जा रहे हैं। क्यों सबसे आगे वो थे? क्योंकि वो अब जिंदा नहीं थे, वो हमारे बीच नहीं थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मौत की खामोशवादी किसे कहा गया है? अभी जो मैं आपको बता रही थी, मौत की खामोशवादी जो है वो कब्रिस्तान को कहा गया है। जो कब्रिस्तान होता है उसे मौत की खामोशवादी कहा गया है। गेटिंग? इसे घाटी की ओर किसे ले जाया जा रहा है? अब इस घाटी की ओर प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सलीम अली को ले जाया जा रहा है, जो लगभग 100 वर्ष की उम्र में कैंसर नामक बीमारी के शिकार हुए थे और मृत्यु की गोद में वो सो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे खामोशवादी किसे कहा गया? कब्रिस्तान को। और कब्रिस्तान में किसे ले जाया जा रहा है? जो सलीम अली पक्षियों को बहुत प्यार करने वाले हैं, प्रकृति को बहुत प्यार करने वाले हैं। उनकी लगभग उम्र जो है वो 100 वर्ष की हो चुकी है और उन्हें कैंसर नामक एक बीमारी लग चुकी थी, जिस वजह से जहर बाद से उनकी मृत्यु हुई थी। हमारा तीसरा प्रश्न है कि सलीम अली के इस सफर को अंतहीन क्यों कहा गया है?
सालिम अली का जो ये सफर है उसको अंतहीन इसलिए कहा गया है, अंतहीन का अर्थ समझेंगे। सालिम अली के इस सफर को इसलिए अंतहीन कहा गया है क्योंकि इससे पहले सफरों में वो जो भी सफर करते थे, वो सालिम अली जब पक्षियों की खोज में निकलते थे तो वे पक्षियों को देखते ही उनसे जुड़ी दुर्लभ जानकारियां लेकर लौट आते थे, परंतु इस सफर का कोई अंत नहीं है, ना ही वो लौटेंगे। अब अंतहीन क्यों कहा गया है? उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, उस सफर का कोई अंत नहीं है। वो कहां चले गए हैं? वो मौत की खामोश वादी में चले गए हैं। सालिम अली जो है वो उनके पहले भी सफर हो चुके हैं, वो पहले भी कई सफरों पे गए हैं, ठीक है, लेकिन उन सफरों से वो वापस आए क्योंकि वो जो सफर थे वो सफर पक्षियों से जुड़ी जानकारियों के लिए थे, प्रकृति से जुड़ी जानकारियों से संबंधित थी। लेकिन ये जो सफर है, इस सफर का कोई अंत नहीं है और सालिम अली इस सफर का कभी अंत नहीं होने वाला है। वो इस मौत की नींद से कभी नहीं जागेंगे। टर्न ऑन योर वीडियोस, टर्न ऑन योर वीडियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। जो सांवले सपनों की याद शीर्षक है वो सार्थक है, ये आप बताइए कि क्या वो सही है? ठीक है, सार्थक है। तो वो सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन अपने मित्र सलीम अली की याद में लिखा गया एक संस्मरण है। संस्मरण मैंने आपको पहले भी बताया था, संस्मरण क्या होता है? संस्मरण होता है जब किसी की याद में लिखी गई कोई कहानी, ठीक है, उसकी यादों से निकाला गया जो भी बातें हैं उससे कहानी बना दी गई है। तो यहाँ पे जो जाबिर हुसैन है उन्होंने अपने मित्र सलीम अली की मृत्यु के बाद, ठीक है, सो सलीम अली जो थे उनकी मृत्यु जब हुई तो उनकी मृत्यु के बाद लिखा गया ये संस्मरण है। किसके द्वारा लिखा गया है? कौन है इसके लेखक? कौन है इसके लेखक? जाबिर हुसैन। यस, वेरी गुड। इसके लेखक है जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन के मित्र है सलीम अली, और सलीम अली की जब मृत्यु हो जाती है तो जाबिर हुसैन जी ने उनकी याद में ये लिखा था, एक संस्मरण है ये। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। यहाँ ये सपने जो हैं वो प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सलीम अली से संबंधित हैं। ये जो सपने हैं, न जाने वो किस तरह के सपने हैं, वो क्या सपने हैं, कैसे सपने हैं, वो क्या देखना चाहते हैं, वो किस से संबंधित हैं। सलीम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। सलीम अली ने हमेशा पक्षियों के बारे में सोचा, ठीक है। तो एक जो गुरैया थी, घायल गुरैया, उन्होंने उनके जीवन की दिशा को जब बदल दिया तो आप खुद सोचिए कि उन्होंने पूरी की पूरी जो जिंदगी थी वो अपनी उन पक्षियों के लिए लगा दी और उस प्रकृति के लिए लगा दी। तो वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। वो हमेशा पक्षियों की सुरक्षा के बारे में सोचते रहे, वो पक्षियों के किस तरह से उन्हें बचाया जाए उसके बारे में हमेशा वो सोचते रहे, ठीक है। तो ये सपने हर किसी को नहीं आते। अब यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं कि ऐसे इस प्रकार के जो सपने हैं वो हर किसी को नहीं आते। हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि वो पक्षियों के बारे में या प्रकृति के बारे में छोटी से छोटी जानकारी को हासिल करे और उसके बारे में बताए। हर कोई पक्षी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। अब यहाँ पे सलीम अली के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि वो किस तरह से पक्षियों के प्रेम में डूब चुके थे, वो किस तरह पक्षियों की छोटी से छोटी जानकारी को हासिल करते थे।
उनके गले में एक दूरबीन लटकी रहती थी, जैसा मैंने आपको बताया है पहले भी। उस दूरबीन को वो लेकर हमेशा भ्रमण करते रहते थे, मींस कि वो घूमने जाते थे, और ताकि वो पक्षियों की छोटी से छोटी जानकारी को अपने पास कैद करके रख लें और उसके बारे में लिखें। इसलिए आज जब सालेम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है। अब यहाँ पे लेखक आज बोल रहे हैं कि सालेम अली नहीं रहे हैं, सालेम अली हमारे बीच नहीं है। जब हमने ये संस्मरण पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो लेखक है जाबिर हुसैन, वो मित्र है सालेम अली के, वो सालेम अली के मित्र हैं, और सालेम अली की मृत्यु के बाद उन्होंने ये संस्मरण लिखा है। क्लियर? सो लेखक को उन सांवले सपनों की अब याद आती है। अब हमारे बीच कौन नहीं है? सालेम अली नहीं है। अब हमारे बीच सालेम अली नहीं है, जो सालेम अली की आंखों में बसते थे। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि वो जो सपने हैं जो सालेम अली में बसते थे, अब वो हमारे बीच नहीं है। वो सपने भी नहीं है और वो सालेम अली भी नहीं है। गेटिंग बच्चा? ये शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है, चंदन की तरह घिस घिस कर। अब इतना तो आपको पता है, जब हम चंदन को घिसते हैं तभी उसका टीका लगा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ और इसके प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। जब हम इसको और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम इसकी छोटी से छोटी जानकारी हासिल करेंगे, तब हम इसके बारे में और ज्यादा गहराई से पढ़ सकते हैं और ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाएंगे। थैंक यू।